हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और उसके लिए वेलोसिटी का इक्वेशन। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कोलिजन किसको कहते हैं, कोलिजन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, दैट इज इलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और पिछले वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हमेशा की तरह हम फिर से आपको यही कहेंगे कि फिजिक्स सिस्टमैटिक स्टडी है। कृपया एक वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से देखकर समझ लीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार देखना पड़े तो एक, दो, तीन बार भी देख लीजिए और उसको समझ लीजिए। फिर अगले वीडियो में आइएगा, अगले वीडियो भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। जैसे कि हम पहले ही बताए थे कल के वीडियो में ही कि इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा और साथ ही साथ यह कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेगा। याद रखिएगा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को फॉलो दोनों करता है, इलास्टिक भी इन इलास्टिक भी। लेकिन इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, जबकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आज का कैलकुलेशन बताएंगे उस वक्त इसका हम यूज़ करेंगे। ओके, तो आइए अब बोर्ड पर बात इन वन डायमेंशन। ठीक है, यहाँ बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस पर रखा हुआ, M1 और M2 दो ऑब्जेक्ट है। यह एक चल रहा है V1 स्पीड से, दूसरा चल रहा है V2 स्पीड से, वेयर V1 इज ग्रेटर देन V2। तो V1 और V2 स्पीड से दो ऑब्जेक्ट चल रहा है, एक ही लाइन पर चल रहा है। चूँकि V1 एक V2 से ग्रेटर है तो किसी सर्टेन इंस्टेंट के बाद V1 और M1 और M2 आपस में टकराएगा, यानी बॉडी A और B आपस में टकराएगा और टकराने के बाद दोनों का वेलोसिटी बदल जाता है। M1 का वेलोसिटी हो जाता है V1 डैश और M2 का वेलोसिटी हो जाता है V2 डैश। अब यह वेलोसिटी कितना होगा यह इसके मास पर भी डिपेंड करता है और अभी उसको हम डिराइव करके बताएंगे कैसे इसमें चेंज होता है। कंडीशन यही है कि दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड बी हैविंग मास M1 M2 रिस्पेक्टिवली, moving with the uniform velocity V1 and V2 on smooth horizontal surface। smooth horizontal surface का मतलब है यहाँ surface having no friction। हम यहाँ फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। and where V1 is greater than V2 and after some instant the body M1 and M2, that is body A and B, collide each other and after collision they get velocity V1 and V2 respectively, V1 dash V2 dash respectively। अब according to the conservation law of momentum, ठीक है, according to the law ऑफ मोमेंटम, अगर कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम भी याद नहीं है तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन निकालिए। उसमें देखिए हमने न्यूटन के सेकेंड और थर्ड लॉ जब बताया था उसी बात कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम भी बताया था। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? कहता है M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। टक्कर से पहले का टोटल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम यानी ए और बी दोनों के मोमेंटम का सम, टक्कर से पहले के ए और बी दोनों के मोमेंटम का सम टक्कर के बाद का बराबर होता है। दैट मीन्स M1 V1 माइनस M1 V1 डैश इक्वल टू M2 V2 डैश माइनस M2 V2।
इससे m1 कॉमन हो जाएगा, तो v1 माइनस v1 डैश इक्वल टू, इससे m2 कॉमन ले लेते हैं, v2 डैश माइनस v2। अब आ जाइए, यह हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब काइनेटिक, ये इलास्टिक कॉलिजन है, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कंजर्व्ड होगा, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन से पहले जितना होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन के बाद भी उतना ही होगा। सो चूंकि कॉलिजन इज perfectly elastic, so Ke must be conserved। ये कल ही बताए थे जब इलास्टिक कोलिजन की चर्चा कर रहे थे। मतलब क्या है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर, यह दोनों भी बराबर होगा। अब इधर से हम हाफ कॉमन ले लेते हैं, बचता है m1 v1 डैश का स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू, इधर से भी हाफ कॉमन हो जाएगा, m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश का स्क्वायर। ठीक है, हाफ हाफ कैंसिल, यानी कि m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर बराबर m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश का स्क्वायर। फिर से हम m1 को एक तरफ कर लेते हैं, m2 को दूसरे तरफ कर लेते हैं। दैट मीन्स m1 v1 डैश v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 डैश का स्क्वायर बराबर m2 v2 डैश का स्क्वायर माइनस m2 v2 का स्क्वायर। इस दोनों से m1 कॉमन, v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर बराबर, इधर से ले लेंगे कॉमन m2, तो v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 2। ओके, मतलब हो गया कि पहला इक्वेशन हो गया m1 v1 माइनस v1 डैश बराबर m2 v2 डैश माइनस v2, ये इक्वेशन 1 बना था। और इक्वेशन 2 बन गया था m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर बराबर m2 v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, इक्वेशन 2 बना था। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो क्या हो जाता है, m1 v1 माइनस v1 डैश बाय m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर बराबर m2 v2 डैश माइनस v2 बाय m2 v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। यहाँ से m1 कैंसिल, यहाँ से m2 कैंसिल। दैट मीन्स v1 माइनस v1 डैश बाय v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर बराबर v2 डैश माइनस v2 बाय v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। अब नीचे वाला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब होता है, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। दैट मीन्स v1 माइनस v1 डैश बाय v1 प्लस v1 डैश इंटू v1 माइनस v1 डैश, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू v2 डैश माइनस v2 बाय
v2 डैश प्लस v2 इंटू v2 डैश माइनस v2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, दैट मीन्स 1 बाय v1 माइनस प्लस v1 डैश बराबर 1 बाय v2 डैश प्लस v2, दैट मीन्स v2 डैश प्लस v2 इक्वल टू v1 प्लस v1 डैश, दैट मीन्स v2 माइनस v1 इक्वल टू v1 डैश माइनस v2 डैश। इसको अपोजिट में हम लोग लिख सकते हैं कि v1 माइनस v2 बराबर v2 डैश माइनस v1 डैश। ओके, इट इज द इक्वेशन फॉर elastic collision in one dimension. Now we say that v1 and minus v2 is the rate of change of separation, and the v1 dash and v2 dash का डिफरेंस जो होगा वह रेट ऑफ चेंज ऑफ अप्रोच होगा। यानी बिफोर कॉलिजन जो यहाँ पर आता है कि आफ्टर कॉलिजन जो ये वैल्यू आया सेपरेशन का, जो टकराने के बाद अलग होने का आया v1 डैश माइनस v2 डैश, इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। टक्कर के यहाँ पर जो क्या है v1 और v2 जो है वह एक दूसरे के नज़दीक लाने का वेलोसिटी है, इसलिए इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इस वेलोसिटी दोनों एक दूसरे से फिर दूर हटेगा, इसलिए कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, यानी कि जितना वेलोसिटी अप्रोच का होगा ठीक वैसा ही वेलोसिटी सेपरेशन का भी होगा। तो अभी आज के वीडियो में आपने देखा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का, यानी कि एक दूसरे से जितना तेज़ गति से टकराएगा उतना ही तेज़ गति से एक दूसरे से दूर हटेगा। यानी दो ट्रक रोड पर चल रहा, दो हैवी गाड़ी रोड पर चल रहा हो और जब उसमें टक्कर होगा ज़्यादा तेज़ गति से चलने वाली गाड़ी का, तो उसके बीच में जो सेपरेशन बनेगा यानी कि एक दूसरे से दूर भागेगा उतना तेज़ होगा, उतना ज़ोरदार एक्सीडेंट होगा। इसी कारण फास्टर बॉल पर सिक्स मारने के लिए बैट्समैन को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, उसको निकल कर शॉट नहीं मारना पड़ता है क्योंकि बॉल का स्पीड पहले से बहुत ज़्यादा है। और अब बैट का जो भी स्पीड होगा वह इसमें जुटेगा और रिजल्टेंट जो बनेगा, जो टक्कर लेने के बाद जो बॉल का स्पीड बनेगा वह उतना ही होना चाहिए जितना कि बैट और बॉल का टक्कर से पहले का स्पीड था। चूँकि बॉल पहले से बहुत फास्ट थी, टक्कर के बाद भी उतनी फास्ट गति से वह बाउंड्री के पार जाएगा, इसलिए जो तेज़ बॉलर होता है उसके खिलाफ बैट्समैन एक डायरेक्शन देता है बॉल को सिर्फ, और बॉल बाउंड्री तक टच कर जाता है। खड़े खड़े अपने पिच से ही बॉल को किक कर सकता है और एक क्लिक करने के बाद बॉल बाउंड्री के बाहर सिक्स के लिए जा सकता है। लेकिन अगर वही सिक्स मारना हो स्पिनर के खिलाफ तो बैट्समैन को एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है, यानी कि एक मोमेंटम क्रिएट करना पड़ता है बैट के लिए। बैट के अंदर एक एक्स्ट्रा स्पीड डालना, वेलोसिटी डालना पड़ता है ताकि वह वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के वक्त यूज़फुल हो, तभी वह बाउंड्री के बाहर सिक्स पर जाएगा, अदरवाइज वह बाउंड्री के अंदर रह जाएगा। इसी कारण जब बल्लेबाज सिक्स मारने की कोशिश करता है तो बॉलर जो है स्लो डिलीवरी बॉल डाल देता है, बॉल के स्पीड को कम कर देता है। नतीजा क्या होगा, अब सेपरेशन का भी स्पीड कम हो जाएगा और नतीजा बॉल बाउंड्री के अंदर कैच हो जाएगा। यह तो एक कंडीशन हुआ। अब हम अगले वीडियो में इसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशन की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला कंडीशन होगा कि अगर एक बॉडी का मास बहुत ज़्यादा हो विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी, उस कंडीशन में क्या होगा, क्या उस वक्त भी वेलोसिटी दोनों का सेम रहेगा या एक का वेलोसिटी
दूसरे में ऐड हो जाएगा। इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे जो कल आपको लोड किया जाएगा। तब तक के लिए अलविदा। आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और 800 तक सब्सक्राइबर पुराने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अलविदा।